आई थी। सीमा नानी के घर पहुंचने के बाद अपनी नानी के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। भूख लगी होगी ना? हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे, आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की। कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाए हुए। तू तो नौकरी में व्यस्त थी, तो तुझे कहाँ से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए? और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तू। हाँ हाँ नानी, इस बार पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। सीमा की नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। सीमा कमरे में अकेली होती है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी दरवाजे से बाहर झांकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है। तभी नानी खाना लेकर आ जाती है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी, कोई औरत रो रही है क्या? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? बोलो ना नानी। अरे कोई नहीं रो रहा, ये तेरे मन का वहम है। और तू ना अब खाना खा ले, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर। जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आ जा मेरे कमरे में, दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही अगले दिन सीमा अपनी नानी के साथ गांव के बाजार जा रही होती है। उसी रास्ते में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो अपनी नानी से कहती है, अरे नानी, क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी औरत की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है? मुझे लगता है कि सीमा को शहर भेज देना चाहिए, यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं। नानी बोलो ना, आप चुप क्यों हो जाते हो? सीमा, तू घर चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नानी सीमा को घर ले आती है और सीमा से कहती है, सीमा, कल सुबह तू शहर वापस चली जाएगी। अरे अचानक? आखिर क्या बात है नानी, आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं बस जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दे। तू कल सुबह यहाँ से चली जाएगी, और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रही। तू कल जाएगी तो मतलब जाएगी। अरे नानी, चली जाऊंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या है ये तो बता दो। मम्मी से कोई बात हुई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल, अब चल के मेरे साथ सो जा। सुबह की बस पकड़कर तुझे शहर भी तो जाना है। सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है। ये सारी बातें सोचते सोचते सीमा की आंख लग जाती है और वो अपनी नानी के साथ सो जाती है। ऐसी ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस औरत की आवाज सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है जो इतना चीख चीख कर रो रही होती है कि सीमा डरकर उठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है। वो अपने आसपास देखती है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल होता है। सीमा घबरा जाती है। वो अपनी नानी को जगाने की कोशिश करती है मगर उसकी नानी नहीं जगती। सीमा को फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है।
आखिरकार सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आखिर ये माजरा क्या है? आज तो मैं पता करके रहूंगी। अब आवाज का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को गांव के चौपाल के पास बने कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां कुएं की चारों ओर बेड़ियां लगी होती हैं। उन बेड़ियों में लगे हुए ताले के साथ एक लाल रंग का कपड़ा और माता रानी का कलावा बंधा होता है। उस कुएं में से सीमा को किसी के रोने की आवाज आती है। सीमा परेशान हो जाती है। इस कुएं में कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, कौन है? कौन रो रहा है? वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है और साथ ही लोगों को जगाने की कोशिश करती है, मगर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब सीमा खुद उस कुएं के पास की बेड़ियों और तालों को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह कुछ देर की मशक्कत के बाद सीमा उसको खोल भी देती है। और जैसे ही वो कुआं खोलकर उसके अंदर झांकती है, सीमा उस कुएं में गिर जाती है। इतने में उसकी नानी की नींद भी खुल जाती है और सीमा को पास ना देखकर नानी परेशान हो जाती है। नानी घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसकी नानी और सभी लोग उस खूनी कुएं के पास जाते हैं और सीमा की नानी कुएं के पास खड़ी होती है। सभी गांव वालों और सीमा की नानी को सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरी बच्ची, हम आ गए, हम तुझे बचा लेंगे। नानी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ इंसान की कटी हुई मुंडिया, हाथ, पैर और कंकाल है और खून भी है। नानी, मुझे डर लग रहा है। आप सब मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये खूनी कुआं मेरी बच्ची को भी खा जाएगा। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस खूनी कुएं को खोला किसने। सालों पहले इसको इतनी मुश्किलों के बाद तांत्रिक बाबा ने बंद किया था। अरे पूरा गांव खूनी कुएं के बारे में अच्छे से जानता है, तो कोई भी जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं। मतलब किसी ने अनजाने में इसे खोल दिया है भैया। सीमा को इस बारे में मालूम नहीं था और जब से वो यहाँ आई थी तभी से उसे किसी औरत के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहीं सीमा ने ही तो उसे नहीं खोला। अगर ऐसा है तो फिर सीमा का बचना बहुत मुश्किल है। वहीं कुएं के अंदर सीमा रोते हुए बैठी होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है, जो कुएं के बाहर खड़े गांव वालों में से किसी को सुनाई नहीं देता। आज सालों के बाद मुझे ताजा खून मिलेगा। तेरा खून पीकर आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन है? कौन है? मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तुझे मरने के बाद पता चल ही जाएगा। जितने में गांव वाले और सीमा की नानी कुछ सोच पाते, उतने में उन्हें सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। क्या हुआ? सीमा, मेरी बेटी। माफ करना बहन, लेकिन अब सीमा वापस नहीं आएगी। हमें एक बार फिर से कुएं को बंद करना होगा। गांव वाले तभी तांत्रिक को इस बात का बड़ा घमंड था कि जिस काम में वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथों से बनाई थी, मेरे हाथों में वैसे भी जादू है।
जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी ही लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगिया से पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं। भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है, पर मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं, मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो वैसे। तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से। पहले हाथ की सफाई, फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना, तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हर एक काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं? अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं। इस हाथ पैसे देंगी, उस हाथ कार ले लेंगी। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगाकर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी, ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना। लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भाग्यवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं। अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ, और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भाग्यवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शन समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इससे राइट लेफ्ट जाएंगे। ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए, तो ये स्टीयरिंग क्या चीज है? शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है, और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है, जहां दूसरी गाड़ियां भी रखी हैं।
देखा मेरे हाथों का कमाल। अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पांव गलती से एक्सीलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी। ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहां मैनेजर भी आ जाता है। पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था, आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए। पर मैडम, जब तक आप सीख ना ले तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से ठुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पाँव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है। और मैनेजर हाथ जोड़कर मोहिनी और सुहाना की शादी 3 घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं। अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी, तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी? मम्मी बताओ अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और खराब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी। तब क्या करोगी तुम तीनों? हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, तुम तीनों चिंता मत करो। उन तीनों को बुलाओ, फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है? प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भाई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या? हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं। आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो जिंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हो। बेटा, बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियां शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों मम्मी, गांव में जाकर रहने की क्या जरूरत है इन तीनों को?
वो क्या है ना बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है। अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी, हम भी वहाँ जाकर रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे। अरे भाई बीवी जहाँ हम भी वहाँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। शहर की जिंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम में से कोई भी वहां नहीं जा सकता और मैं यहाँ रहूंगी ना तुम तीनों के साथ। 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौट कर आ जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी बहुत दिन से पिज्ज़ा नहीं खाया, मंगवाइए ना। क्या बताऊं बेटा, पहले तो बेटियां खर्चा दे देती थी क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ। अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी, और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या करूं बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद, यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्जा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं और पिज्जा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज काम करूंगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मजा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बनाकर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है। और जानते हो, अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी।
ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत पीले पीले हो जाते हैं। शादी के बाद अरे बहू, वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने पीले कैसे हैं बेटा? कैसे मतलब? कोई सर्जरी थोड़ी ना कराइए। वो तो क्या नाम, मैं ब्रश नहीं करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करूं? आप कहें तो लाल करवा लूं या फिर काले? यार ये क्या है, क्यों माँ से लड़ रही हो? लड़ रही हूँ? अरे मैं लड़ रही हूँ या ये बोल रही है कि दांत पीले है, पीले? अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें पीले करने के लिए। बकायदा ब्रश नहीं किया है 20 साल तक, तब जाकर। छी, कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे। अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे पीले पीले लग रहे हैं। रंजना सास की तरफ गुस्से से देखती है। फिर शुरू हो गई पीले पीले पीले। अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी, लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहे भाई साहब आप। खैर, अब वो लोग करते भी तो क्या करते, पीले दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में रंजना गाना गा रही थी। अरे कमला बहन, माँ का द्वार है, यहाँ तो सब शुद्ध होकर आते हैं, फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती तुम। दूर से पीले पीले दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और कोई 2 साल की बच्ची थोड़ी ना लेकर आई हूँ मैं बहू बनाकर। अच्छी खासी लड़की है, अरे कैसे करवाऊं ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि अब इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगले रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया, मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाणी से कान्हा जी जागते हैं और सोते हैं। आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी, आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही? अभी तो मिथुन के गाने पर नाच रही थी आप, और अब बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भक्ति में मन लगा लो सासू माँ, ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ? सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, इसकी चिंता तो ना कर, समझी? अपने मुंह की चिंता कर, जो ये पीले पीले दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ। तो ये बात है। कोई ना, मत जाओ, मैं अपने कमरे में ही बैठकर भक्ति कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है। और अरे बस बस, तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को, है? जा यहाँ से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन, माँ जी मैं सहेली के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। हाँ हाँ, तो जाना, मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है घर पर बैठकर। रंजना सहेली के घर जाती है, जहाँ वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? मैं गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, उल्टा सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकाली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है।
बताना कैसा लग रहा है ये सब। नहीं यार, इस ड्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेगी। हाँ सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है। तो बड़ा जाती होगी ना पति के साथ पार्टी में। रंजना कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काश ये बात सही हो जाती। पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी? रंजना घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपके यहाँ ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पीले हैं तुम्हारे इसलिए। अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ऑफिस में, तो कहाँ से लेकर जाऊं? और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो। अरे यार सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, तो सोचता हूँ कि आराम ही कर लूं। क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी रंजना बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वो मायके जाने का सोचती है। सासू माँ, 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जा। और हाँ, माँ से कुछ अच्छी आदत सीख कर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है, समझी? शुरू हो गई ना आप? वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना दे। उन लोगों के लिए मैं मायने रखती हूँ, ना कि मेरे पीले पीले दांत। रंजना माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ, काश रंजना दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके पीले दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरेसिंग फील कराते हैं। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये बात समझ में ही नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही कि दांत पीले हैं। वो तो भला हो जीजा जी और उनकी माँ का, जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। रंजना को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया? तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना? पर कोई ना, अच्छा है, चलो आ गई तो। रंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। हैं? चले मंदिर। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी।